आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की अहम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गोरखपुर से। रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 13 और स्पेशल ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव भेजा है। इनमें 8 ट्रेनें गोरखपुर होकर चलने वाली हैं। इन ट्रेनों के अक्टूबर के पहले सप्ताह से संचालन शुरू हो जाने की उम्मीद है। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे बोर्ड को भेजे गए प्रस्ताव में गोरखपुर, बरेली, लखनऊ और वाराणसी से चलने वाली ट्रेनें शामिल हैं। इसके अलावा यात्रियों की बढ़ती संख्या और मांग को देखते हुए गोरखपुर से कोलकाता, नरकटियागंज और बिहार जाने वाली ट्रेनों को भी चलाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभावना है कि 1 अक्टूबर से इन ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाए। ये सभी स्पेशल ट्रेनें बनकर चलेंगी। इसमें सामान्य श्रेणी के कोच तो लगेंगे, लेकिन सीटें आरक्षित होंगी। किसी भी ट्रेन में बेडरोल नहीं दिया जाएगा। अनलॉक 4 के बाद से ही दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रेलवे बोर्ड को 13 और ट्रेनें चलाने के लिए प्रस्ताव भेजा है। जल्द ही प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाएगी, जिसके बाद यात्रियों को यात्रा करने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या को देखते हुए जल्द ही रेलवे प्रशासन की तरफ से यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ और ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा, जिससे कि यात्रियों को कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। कोरोना काल में अयोध्या में भव्य रामलीला का आयोजन होगा। अयोध्या की रामलीला को योगी सरकार की मंजूरी मिल गई है। इस भव्य रामलीला में बॉलीवुड के कई कलाकार अपने अभिनय का प्रदर्शन करेंगे। हालांकि कोरोना के चलते आम लोगों को एंट्री नहीं मिलेगी। रामलीला का टेलीकास्ट मीडिया और सोशल मीडिया पर किया जाएगा। रामलीला के शुभारंभ या समापन के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा सकते हैं। बॉलीवुड सितारों से सजी अयोध्या की रामलीला को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। आगामी 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक ये अनूठा आयोजन अयोध्या के सरजू तट के किनारे स्थित लक्ष्मण किला पर होने जा रहा है। इसमें फिल्म इंडस्ट्री के कई नामचीन कलाकार रामलीला के प्रसंगों पर अपनी प्रस्तुति देंगे। अयोध्या की रामलीला में सोनू सूद भगवान राम के किरदार में, कविता जोशी मां सीता के रूप में और बिंदु दारा सिंह हनुमान के रूप में दिखाई देंगे। रावण की भूमिका में शाहबाज खान नजर आएंगे, तो अहिरावण की भूमिका में रजा मुराद और भरत के रूप में रवि किशन अभिनय करते दिखेंगे। मनोज तिवारी अंगद की भूमिका में नजर आएंगे। प्रदेश के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने मुख्यमंत्री से इस बारे में बात की थी। तो अब हमने सोचा कि यहाँ पर 17 अक्टूबर को एक बहुत रामलीला की जाए, जिसमें मैं भरत जी की भूमिका में रहूं और अपने प्रभु राम की सेवा करूं। और माननीय मनोज तिवारी जी इसमें अंगद की भूमिका करेंगे। हमारे बहुत सारे कलाकार, बड़े दिग्गज का बिंदु जी इसमें हनुमान बनेंगे। बहुत सारे कलाकारों को अयोध्या साक्षात रूप में देखेगा और एक भव्य रामलीला जो करोड़ों रुपए खर्च करके हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। ये आयोजन खास तौर पर दशहरे के मौके पर किया जा रहा है। इसका सीधा प्रसारण देश के कई चैनलों, सोशल मीडिया और यूट्यूब के माध्यम से पूरी दुनिया में होगा। फिल्मी सितारों के ग्लैमर से सजी इस हाईटेक रामलीला की आयोजन दिल्ली की मेरी मां संस्था है। इसे अयोध्या की रामलीला नाम दिया गया है। इस आयोजन में उत्तर प्रदेश का संस्कृति विभाग भी सहयोग करेगा, ताकि इसका प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में हो सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपदों के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों ने विकास योजना से सीएम को अवगत कराया। कुशीनगर में हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय, फ्लाईओवर का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक जाने का मार्ग और अंतर्राज्यीय बस स्टेशन के निर्माण कार्य के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। करीब 4 घंटे चली बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी बड़ी परियोजनाओं के लिए नोडल अफसर तैनात किए जाएं, जो उसकी नियमित निगरानी करें। सीएम ने गोरखपुर वाराणसी 4 लेन के निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर फिर नाराजगी जताई और कहा कि काम में तेजी न लाने पर संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडलीय समीक्षा बैठक की। वहीं उन्होंने कई बिंदुओं पर भी चर्चा की। गोरखपुर वाराणसी मार्ग में सुस्त रफ्तार पर उन्होंने अधिकारियों को कड़े दिशा निर्देश भी दिए। वहीं गोरखपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चौराहों पे सीसीटीवी कैमरे लगवाने के भी दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने एम्स के
कार्य में भी नाराजगी जताई। अब ऐसे में ये देखना है कि सीएम का ये आदेश अधिकारियों पे कितना भारी पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। गोरखपुर से बड़हलगंज की दूरी 2 घंटे में तय होती है। सड़क जल्द चलने योग्य नहीं बनी तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दशहरे से पहले मंडल की सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएं। गोरखपुर में औद्योगिक विकास प्राधिकरण कार्यालय में किसी भी काम के लिए बाबू उद्यमियों को दौड़ा नहीं पाएंगे। ऐसा गीडा में सिटीजन चार्टर लागू होने के चलते होगा। कमिश्नर ने बीते दिनों उद्योग बंधु की बैठक में गीडा सीओ से सिटीजन चार्टर लागू करने का निर्देश दिया है। गीडा में विभिन्न प्रकार की फाइलों को महीनों लटकाए रखा जाता था। सर्वाधिक दिक्कत मानचित्र स्वीकृति में हो रही थी। अगर उद्यमी ने इसकी शिकायत की तो इसका खामियाजा उद्यमियों को भुगतना पड़ता था। लेकिन अब मंडलीय उद्योग बंधु में शिकायत के बाद कमिश्नर ने सिटीजन चार्टर बनाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद सिटीजन चार्टर तैयार हुए गीडा सीओ ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सिटीजन चार्टर लागू करने व विकास के लिए कमेटी गठित करने पर चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज की ओर से सीओ गीडा के प्रति आभार जताया है। गीडा में जनरली जो पब्लिक से रिलेटेड जो आवेदन आते रहते हैं उन सभी आवेदनों का एक एसओपी तैयार कर दिया गया है कि किस स्तर पर कितने दिन तक कार्रवाई करनी है और एक उसकी फाइनल समय सीमा तय की गई है। अधिकतम समय सीमा के अंतर्गत सभी को काम करना होगा और सब उनमें हर एक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारण किया गया है। परियोजनाओं के क्रियान्वयन और गीडा के विकास के लिए रूपरेखा बनाने को कमेटी का गठन किया है। इस कार्य की जिम्मेदारी प्रबंधक सिविल संजय तिवारी, सहायक प्रबंधक सिविल ब्रिजेश कुमार व राम कुमार को दी गई है। यह टीम गीडा के सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम करेगी। कर्मचारियों के उत्पीड़न और उनके प्रति सरकार विरोधी नीतियों को लेकर गोरखपुर में प्रधान डाकघर के कर्मियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने सरकार से पुरानी नीतियों को लागू करने और पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने की मांग की। सरकार एक तरफ जहां सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाने की कोशिश कर रही है तो वहीं कुछ नीतियों को लेकर उसका विरोध भी हो रहा है। गोरखपुर के गोलघर स्थित प्रधान डाकघर के कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कहा कि सरकार नई नीतियों की जगह पुरानी नीति लागू करे, साथ ही पुरानी पेंशन व्यवस्था को भी बहाल करे। सरकार जो है कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण जो प्राइवेटाइजेशन कर रहा है और मनमानी ढंग से तमाम तरह से जो है कर्मचारियों को जो है उत्पीड़न किया जा रहा है। आज सेवानिवृत्ति की जो है आयु को 50 साल से 55 साल के मृत्यु कर रहे हैं और किसी भी उत्पीड़न जो है कर्मचारी को तरह तरह के उत्पीड़न कर रहे हैं। इसी के विरोध में हम लोग आज जो है प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार के काम जो है खड़े हों और अपनी जो नीतियाँ हैं जो परिवर्तित कर रहे हैं नीतियों में उसको जो पुरानी पेंशन है उसको बहाली करें। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रधान डाकघर के कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उनके प्रति सरकार का रवैया सही नहीं है। निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। डाक विभाग के कर्मचारियों ने 50 से 55 वर्ष की आयु वाले कर्मचारियों को जबरदस्ती रिटायरमेंट देने की नीति का विरोध किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जनपदों के विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कुशीनगर के जनप्रतिनिधियों ने विकास योजना से सीएम को अवगत कराया। कुशीनगर में हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय, फ्लाईओवर का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक जाने का मार्ग और अंतर्राज्यीय बस स्टेशन के निर्माण कार्य के संबंध में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की हाईवे कनेक्टिविटी, आवास और गन्ने की समस्या के बाद कुशीनगर सांसद ने समीक्षा बैठक में रखी तो मैत्री परियोजना को लेकर अधिग्रहित भूमि में परियोजना के निरस्त हो जाने पर हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनवाए जाने, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 4 लेन पर फ्लाईओवर बनाए जाने की मांग कुशीनगर विधायक ने रखी। मोदी जी को इस बात के लिए, अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टी के लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और दूसरा विषय ये आया कि यहाँ फ्लाईओवर के न होने की वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, तो मैंने उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि यहाँ कुशीनगर में फ्लाईओवर बने और जो मैत्री की भूमि है उस पर कृषि विश्वविद्यालय, हार्टिकल्चर विश्वविद्यालय के संदर्भ में भी मैंने बातचीत किया। बाकी जो अधूरे काम है विकास के वो शीघ्र पूरे किए जाए। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध स्थली होने के साथ साथ कुशीनगर जो है यहाँ से एक शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र भी है। कुशीनगर में एक फ्लाई ब्रिज बन जाए जिससे आवागमन की सुविधा बनी रहे। बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो बाहर अपना चले जाएं। जो स्थानीय स्तर पे जो नगर पालिका में लगभग 5 लाख लोगों की जो
संख्या का क्षेत्र है, उस संख्या के लोग अपना आराम से कुशीनगर घूम सकें, कुशीनगर में भ्रमण कर सकें। कुशीनगर शिक्षा का एक बड़ा केंद्र है, जहां एक महाविद्यालय, 3 इंटर कॉलेज और कई जूनियर स्कूल हैं। यहां बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं। 4 लेन को पार करने के दौरान कई बार भीषण दुर्घटनाएं हुई हैं। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए फ्लाईओवर बनवाने की मांग को लेकर यहां आंदोलन भी हुए हैं। वहीं मैत्री परियोजना के निरस्त होने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन खाली पड़ी है, जिस पर हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय या मेडिकल कॉलेज बनवाने की मांग भी हो रही है। कुशीनगर में फ्लाईओवर बनवाना एकदम जरूरी है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। कोई भी महीना बाकी नहीं है जिसमें 2-4 दुर्घटनाएं न हो। मुख्यमंत्री के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक में जनप्रतिनिधियों ने जिन अहम मुद्दों को उठाया है, उसके बाद इस बात की आशा जगी है कि इस पर गंभीरता से काम होगा और विकास योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। देवरिया के भाटपार रानी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक टॉप 10 अपराधी को देशी तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चुनकी मोड़ पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने पवन यादव को देशी तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। यूपी में पुलिस प्रशासन ने बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चला रखा है। एक तरफ बड़े बड़े बाहुबलियों पर नकेश कसी जा रही है, तो वहीं जिलावार अपराधियों के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। देवरिया की भाटपार रानी पुलिस ने विभिन्न धाराओं में वांछित टॉप 10 अपराधी पवन यादव को चनुकी मोड़ के पास तमंचे के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना भाटपार का रहने वाला पवन उर्फ निरहू, जो टॉप 10 का अपराधी है, आज उसे भाटपार पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इस अभियुक्त के कब्जे से एक सीएमपी और कारतूस मिले हैं और इसे गिरफ्तार करके आज जेल भेजा गया है। पुलिस के हत्थे चढ़ा टॉप 10 अपराधी पवन कई मामलों में वांछित था। पवन के खिलाफ आर्म्स एक्ट, गुंडा एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत कई केस दर्ज हैं। बस्ती जिले में बिजली मीटर में डिवाइस लगाकर रीडिंग कम करने का मामला प्रकाश में आने के बाद बिजली विभाग के अधिकारी हैरत में हैं। शहर में बिजली चोरी को लेकर चल रहे विशेष अभियान में 10 से अधिक उपभोक्ताओं के मीटरों में ऐसी डिवाइस लगी मिली। अब बिजली विभाग डिवाइस लगाने वाले गैंग को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए उपभोक्ताओं की भी मदद लेने का प्रयास किया जा रहा है। लाइन लॉस काम करने के लिए विद्युत निगम बस्ती जिले में अभियान चलाकर बिजली चोरों पर कार्रवाई कर रहा है। इस अभियान में उपभोक्ताओं के मीटर की जांच करवाई जा रही है। कई जगहों पर बिजली चोरी पकड़ी गई है। यहाँ एक विशेष तरह के उपकरण के जरिए मीटर रीडिंग को कम किया जा रहा था। रीडिंग कम आने से बिजली का बिल भी उसी हिसाब से कम हो जाता है। बिजली चोरी के आरोप में 11 उपभोक्ताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया। हालांकि पावर कॉरपोरेशन की सख्ती के चलते निगम इस बार चुप बैठने के मूड में नहीं है। खबरों के मुताबिक बिजली मीटर में डिवाइस लगाने वाले गैंग में बिजली विभाग के भी कुछ कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। अब इस गैंग तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। मोहल्ला बैरियावा तथा उसके आसपास में हम लोगों ने कम खपत वाले उपभोक्ताओं की चेकिंग की और जिसमें हमें हमारे लगभग 11 ऐसे मीटर मिले परिसर पे जिसपे रेजिस्टेंस लगा के विद्युत चोरी की जा रही थी। जी, इसके लिए जो है उपभोक्ताओं से तथा हम लोग अपने विभागीय स्तर से भी जांच कर रहे हैं कि ये किनके द्वारा किया जा रहा है और जल्दी जो है हम इसके बारे में हम लोग पता लगा के कार्रवाई करेंगे। बिजली चोरी के कारण जहां सरकार को हर साल करोड़ों रुपए के राजस्व का नुकसान होता है, वहीं लाइन लॉस में भी बिजली चोरों का बड़ा हाथ है। लेकिन अब इस चुनौती से निपटने के लिए पावर कॉरपोरेशन ने कमर कस ली है। गोंडा जिले में महिलाओं के साथ अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अब तो मजदूरी के लिए बाहर निकली महिलाओं को घायल कर झाड़ी में फेंक दिया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया जहां चाकुओं से घायल कर एक महिला मजदूर सड़क किनारे झाड़ियों में पाई गई। सूचना मिलने पर प्रातः परिजनों ने डायल 112 को सूचना देकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। मारपीट में घायल महिला की मौत होने पर परिजनों ने कोतवाली गेट के पास शव रखकर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामला अंबेडकर नगर के शहजादपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के छिप्पी टोला का है, जहां 19 अगस्त को बेटी के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने महिला को बुरी तरह से पीट दिया था। गंभीर हालत में महिला को जिला अस्पताल से लखनऊ रेफर किया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वो लोग बहुत शराब के नशे में थे। उसके बाद आए,
वो लोग मुझे पकड़ने लगे। उसके बाद जो है मेरा कपड़ा जो है पकड़ के वो लोग फाड़ने उड़ने लगे। इतने में जब मैं चिल्लाई तो जब मेरी मम्मी आई मुझे बचाने के लिए, तो वो दोनों क्या करते हैं, मेरी मम्मी का गला ऐंठ के उनका जो है सर पटक दिए जमीन पे, और उनको जो है लात से जो है उनके पेट में बहुत मारे। महिला की मौत से गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अकबरपुर कोतवाली गेट के सामने शव रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान लोग नारेबाजी करते नजर आए। मौके पर मौजूद उच्च अधिकारियों ने किसी तरह लोगों को शांत कराया और मामले में उचित कार्रवाई करने का भरोसा दिया। खुशबू देवी के द्वारा मुकदमा लिखाया गया था। उसकी मां को मारा पीटा गया था और छेड़खानी का मामला था, तो उसमें सुसंगत अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई थी, लेकिन विवेचक द्वारा समय से 164 नहीं करवाया गया था और मजरूबा का बयान नहीं लिया गया था। उसके कारण परिजनों में आक्रोश था, तो वो हमको अवगत कराया गया है। उस पे विवेचक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मृतक महिला के परिजनों का आरोप है कि छेड़खानी और जानलेवा हमले के बावजूद पुलिस ने पहले तो मुकदमा लिखने में आनाकानी की और फिर लगातार धमकी देने के बाद भी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया। विकास के मामले में आजमगढ़ काफी पिछड़ा है। यहाँ मूलभूत सुविधाओं की बेहद कमी है। साफ सफाई के क्षेत्र में भी अभी और काम करने की जरूरत है। एक तरफ जहाँ शहर में बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है, तो वहीं नगर निगम पालिका की तरफ से सौंदर्यीकरण के नाम पर प्रस्तावित 28 लाख का टेंडर चर्चा का विषय बना हुआ है। सामाजिक संगठन ये कहकर इसका विरोध कर रहे हैं कि अभी जरूरत मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने पर ध्यान देने की। वहीं नगर पालिका के पास अपने तर्क हैं। आजमगढ़ शहर की नगर पालिका स्वच्छता सर्वेक्षण में पहले ही काफी पीछे चल रही है और आए दिन इसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तमाम दावों और वादों के बाद भी कोई सुधार नहीं होता दिखाई दे रहा है। इन सब के बीच शहर में बाईपास बंधा के स्लोप पर साफ सफाई और ऑयल पेंटिंग के नाम पर 28 लाख के प्रस्तावित टेंडर पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। सामाजिक संगठनों का कहना है कि वो खुद इन स्लोप पर सफाई कर देते हैं और जो थोड़ा बहुत खर्च आता है उसे जन सहयोग से पूरा कर लिया जाता है। ऐसे में इस पर बजट खर्च करने की जगह इसका उपयोग किसी दूसरे काम में होना चाहिए। कल मीडिया के माध्यम से पता लगा कि नगर पालिका इससे 28 लाख का ठेका दे दी है। तो जब आप जान रहे हैं कि वहाँ काम जन सहयोग से हो रहा है, अरे भाई आपको काम कराना है तो बहुत सारी जगह नगर पालिका की जहाँ भारत रक्षा दल परिवार करा रहा है वही आपके लिए। इसका मतलब आपके अंदर कोई खोट है, आप उसको दिखाकर कमाना चाहते हैं। जहाँ जगह है उसका सुंदरीकरण कराया जाएगा, उसकी पेंटिंग कराई जाएगी और जहाँ जगह क्लीन किया जाएगा वहाँ महापुरुषों की जो है प्रतिमा। अभी तो उसका टेंडर कर दिया गया है, आदेश भी जारी कर दिया गया। आजमगढ़ में सड़कों और नालियों का बुरा हाल है। ऐसे में सौंदर्यीकरण के नाम पर पैसा खर्च करने की जगह पहले मूलभूत सुविधाओं का विकास करना जरूरी है। इस पूरे मामले को लेकर भारत रक्षा दल ने जिलाधिकारी को इस संबंध में ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई करने की मांग की। आजमगढ़ से रतन प्रकाश की रिपोर्ट। बहराइच में एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे का शिकार लोग हरिद्वार से सिद्धार्थनगर जा रहे थे। बहराइच में उनकी कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं 2 लोगों की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए लखनऊ रेफर किया गया है। बहराइच में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। हादसा सीतापुर बहराइच हाईवे पर रामपुरवा चौकी के पास उस वक्त हुआ जब हरिद्वार से सिद्धार्थनगर लौट रही कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। दुर्घटना में 3 महिलाओं सहित एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। एक्सीडेंट होने के बाद मैं उठा हूँ, मैं सोया हुआ था। तो फिर मैं पापा मम्मी मेरी छोटी बहन, उसके बाद में ये भैया, 2-3 लोग ऐसे, वो आंटी 2 आंटी थी और ड्राइवर। सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे और ये हरिद्वार गए हुए थे। हरिद्वार से रात में लौट रहे थे। परिजनों को सूचना दे दी गई है। जनपद पुलिस सभी बचाव कार्य में लगी हुई है और घायलों का तत्परता से इलाज कराया जा रहा है। आगे की जो भी कार्रवाई होगी उनके परिजनों के आने के पश्चात उसको अमल में लाई जाएगी।
खबरों के मुताबिक कार ड्राइवर को झपकी आने की वजह से यह हादसा हुआ। दुर्घटना में घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर शोक जताते हुए घायलों को समुचित इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। कुशीनगर में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने गन्ना किसानों के माथे पर चिंता की लकीर ला दी है। गन्ने की फसल पहले ही बारिश की मार झेल चुकी है। पिछले महीने बारिश न होने से किसानों को आशा थी कि कुछ हद तक फसल बच जाएगी, लेकिन एक बार फिर शुरू हुई बारिश ने गन्ना किसानों की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम किया है। गन्ना एक नकदी फसल माना जाता है, जिसे बोकर किसान अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। पूर्वांचल का पूरा इलाका गन्ने की खेती के लिए काफी अनुकूल है, लेकिन इस बार मौसम की मार ने किसानों को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। कुशीनगर के गन्ना किसान भी इससे अछूते नहीं है। बारिश के चलते किसानों की फसल बर्बाद हो गई है। सरकार की तरफ से अब क्या मिल सकता है ये तो सरकार जाने, लेकिन किसानों को मिलना आवश्यक है, नहीं तो एकदम किसान जो हैं डमाडोल स्थिति में है और उनके लिए भी एक समस्या, बहुत बड़ी जटिल समस्या हो गई है और कहीं भी गन्ना का पैदावार नहीं के बराबर है हर जगह। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार केसीसी कराने वाले किसानों की फसलों का स्वतः ही बीमा हो जाता है, जिसके लिए किसानों ने बैंक में जाकर हामी भी भरी थी। लेकिन फसल खराब होने के बाद जब ये किसान बैंकों में बीमा का लाभ लेने पहुंच रहे हैं, तो बैंक ये कहकर उन्हें वापस लौटा दे रहे हैं कि जब सरकार उनके लिए धनराशि देगी तभी किसानों को इसका लाभ मिल पाएगा। गन्ना 5 एकड़ बोया है और उस 5 एकड़ में 2 एकड़ एकदम गन्ना सूख गया है और हमने केसीसी भी लिया है, उसमें बीमा भी जमा होता है, लेकिन उस केसीसी से हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। हम लोग किसानों की हालत है कि ना मिल गन्ना लेगा और ना करेसर पर 70 रुपया क्विंटल बेचना पड़ेगा इस समय। एक तो मौसम की मार से पहले ही किसानों की गन्ने की फसल बर्बाद हो चुकी है, वहीं अब सरकारी बेरुखी ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। किसानों को ना तो उनकी फसल मिली और ना ही बीमा का पैसा। सवाल यह है कि आखिर अन्नदाता जाए तो जाए कहाँ। कोरोना अपनी जगह, नियम कानून अपनी जगह और सियासत अपनी जगह। बलिया के बांसडीह में सपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के विरोध में बाइक जुलूस निकाला। इस दौरान सपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के दौर में हर कोई त्रस्त है, कानून व्यवस्था पंगु हो चुकी है, समाज का हर वर्ग सरकार से नाराज है। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के संकल्प के साथ सपा कार्यकर्ताओं का ये प्रदर्शन खत्म हुआ। इस तरह से प्रदेश में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है कि प्रदेश की जनता को जगाना है। इसी पर हम लोग अपने विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक किए हैं। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।